हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो आज हमें जानने का मौका मिलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले आप पहले इनर्शिया को समझो। इनर्शिया को, ठीक है, व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति या इनिशियल स्टेज को पकड़े रहना चाहता है, होल्ड करे रहना चाहता है। ठीक है, वो जो है अपनी स्थिति में बदलाव नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सपोज करो कि ये मान लो कि एक छोटा सा ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक 20 किलोग्राम का है। ठीक है, कितने किलोग्राम का है? 20 किलोग्राम का है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इनर्शिया समझ रहे हैं। ये ब्लॉक 20 किलोग्राम का है और ये दूसरा ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ये सपोज करो 100 किलोग्राम का है। 100 केजी का है, ये 20 केजी का है। अब इन दोनों को अगर मुझे अपनी जगह से हिलाना है, अपनी जगह से डिस्प्लेस करना है, मूव कराना है, तो मैं इस पर एक ताकत लगाऊंगा, F बराबर ma। लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? ठीक है, इसको भी मैं अपनी जगह से हिलाने के लिए F बराबर ma एक ताकत लगाऊंगा। अब देखो, सीधे सीधे सिंपल लॉजिक है। सभी लोग जानते हैं कि 100 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए फोर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? देखो, 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कराने के लिए कम फोर्स में ही काम चल जाएगा। लेकिन 100 केजी का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए एक हैवी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक ताकतवर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा वस्तु के मास पर। ठीक है, वस्तु के मास पर डिपेंड करेगा, और वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी उसे उतना ही अपनी जगह से डिस्प्लेस करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये लीनियर मोशन है। कैसा मोशन है? लीनियर मोशन है। ये लीनियर डायनेमिक्स की बात हो रही है। लीनियर डायनामिक्स की बात हो रही है कि अगर किसी वस्तु को अपनी जगह से हिलाना है तो उसके मास का हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके मास के अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा। हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो इजीली मूव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भारी ऑब्जेक्ट होगा वो जो है वो ज़्यादा अपोज करेगा। करेंगे तो दोनों, 20 किलोग्राम का भी करेगा, 100 किलोग्राम का भी करेगा। लेकिन जो ज़्यादा अपोज करेगा वो कौन करेगा? 100 केजी का करेगा। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनर्शिया, वस्तु अपनी जगह पर बंधी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है मास। कौन जिम्मेदार है भाई? मास जिम्मेदार है, मास। ठीक है, जो वस्तु का मास है वो जिम्मेदार है। ठीक है, अच्छा, ये लीनियर डायनेमिक्स की बात हो रही है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड है रोटेशनल डायनेमिक्स से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? रोटेशनल डायनेमिक्स से। अगर किसी वस्तु को लीनियरली मूव कराना है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो वस्तु अपनी अवस्था, अपनी स्टेट का अपोज करेगी। ठीक है, अगर अपोज नहीं करती तो 100 किलोग्राम को एक उंगली लगा के ही हम लोग हिला देते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि मास जो है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये तो एक बात हो गई, ये लीनियर डायनेमिक्स के लिए बात हो गई। आप समझो रोटेशनल डायनेमिक्स के लिए बात। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, कहाँ से कॉन्सेप्ट किसी ने सोचा होगा, इसको देखो। तो जब रोटेशनल डायनेमिक्स है तो मैं बता देता हूँ। अगर सपोज करो कि ये किसी गाड़ी का पहिया है, सपोज करो कि ट्रक का पहिया है ना, और ये सपोज करो कि जो है एक छोटी सी किसी गाड़ी का पहिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो? ठीक है, किसको मूव कराने में ज़्यादा ताकत पड़ेगी, बड़े पहिए को या छोटे पहिए को? ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर आएगा कि बड़े पहिए को जो है मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और बजाय छोटे पहिए को मूव कराने के जितनी ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों यहीं से ही बस शुरू हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब मैं आप लोगों को बता दूं, किसी वस्तु को जब हम घुमाते हैं ना, रोटेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, किसी वस्तु को जब हम घुमाते हैं तो हमको टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टॉर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू आर, ठीक है, एफ इनटू आर। जैसे मैं बता देता हूँ, इसका एक हल्का सा मतलब बता देता हूँ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस एक्स के अबाउट जो है, ध्यान से देखो, ये पेन तुमको दिख रहा है, ठीक है, अगर इस पेन के ठीक मिडिल में मैं एक कील लगा दूं और इसको घुमाने की कोशिश करूं इस कील के अबाउट, तो ये जो है वो इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन वहीं मैं अगर कील यहाँ पर लगाऊं तो अब इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई है, देख लो, चेक कर लो। अब इसको घुमाने में हमें ज़्यादा एफर्ट चाहिए होगा, ठीक है भाई। जब कील मैं मिडिल में लगा दूंगा, ठोक दूंगा इस पर, ठीक है, मान लो इसी पे मैंने कील लगा दी और बीचों बीच में कील लगाई है, और अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मैं इसको ईजिली घुमा सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर मैंने, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई हमारी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से देख सकते हो आप लोग कि डिस्टेंस सिर्फ इतना है, सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस है, और यहाँ पर फोर्स लगा देंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं कील बिल्कुल यहाँ पर लगाऊं, ठीक है, जहाँ पे पेन की टिप है यहाँ पर कील लगाऊं, तो देख रहे हो बच्चों ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब डिस्टेंस बढ़ गया है तो अब हमें ज़्यादा फोर्स की भी एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से इसको रोटेट कराने में। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, एक बात, ठीक है। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। अब मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि यहाँ पर आप लोग देखो कि टॉर्क जो है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें इस पूरी प्रोसीजर को समझना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शी आखिर होता क्या है। तो किसी भी वस्तु को घुमाने में हम रोटेशनल डायनेमिक्स में आ चुके हैं अब, ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स का मतलब जो वस्तुएं घूमती हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, उनकी बात कर रहे हैं। तो टॉर्क चाहिए होगा उन्हें घुमाने के लिए, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को तो अपन लिखते हैं, अभी अपने लोगों ने लिखा एम ए, तो यहाँ पर एम ए लिख दो, ये कितना लिख दो, आर लिख दो, ठीक है, एम ए इंटू आर हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर एक्सेलरेशन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब तुम कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि रोटेशनल डायनेमिक्स में आ गए, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन काहे को ले आए बीच में? तो मैं तुमको बता दूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा जब, तो वो जो है, जानते देखो ये पार्टिकल यहाँ पे था, अब यहाँ पर आ गया है, तो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो किया है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो किया है, लेकिन क्या क्या समझ रहे हो तुम लोग कि क्या इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है? ये ए से बी तो एक लाइन दिख रही है हमको, तो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो किया है। तो ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि वो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है, इसलिए उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी होगी, और क्योंकि उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल करा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। भाई आप लोग जानते हैं ना कि वेलोसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब लीनियरली मूव करेगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, और जब साथ ही साथ वो एंगुलर भी मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो मैं यहाँ पर इस लीनियर एक्सीलरेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देखो, तुम लोग जानते हो, पता भी होगा तुम लोगों को कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पर टाइम से, टाइम जो है इसको, टाइम दोनों तरफ को टाइम से भाग कर दूँ, इधर भी टी से भाग कर दूँ, इधर भी टी से भाग कर दूँ, तो ध्यान से देखो ये हुई हमारी एंगुलर वेलोसिटी। क्या हुई हमारी? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और ये हो गया हमारा टाइम। तो वेलोसिटी को जब हम टाइम से भाग करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है बच्चों। तो ये जो टर्म जिनको दिख रही है ये तो बन गई एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे मैं अल्फा लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ उसका नाम, एंगुलर एक्सीलरेशन,
एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब थीटा को थोड़ा सा एडजस्ट करो। देखो ये थीटा है, सपोज करो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो तुम लोग जानते होगे कि एंगल को हम लोग लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। क्या लिखते हैं? आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं। तो अगर एंगल थीटा हो गया तो आर्क अपना कितना हो गया? एक्स हो गया। ये देखो आर्क की तो है, कंपास रखोगे तो यहाँ पे चलाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा। और रेडियस कितनी हो गई इसकी? रेडियस हो गई, मान लेते हैं कि हम इसको आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। तो यहां से थीटा की जगह अपन लोग लिख सकते हैं एक्स वाई आर। ये हो गया टी और ये हो गया टी। अब देखो एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को जब समय से भाग करोगे, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इस बात का ध्यान रखना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से भाग करोगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, है ना। और क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और सुनो ध्यान से तुम लोग, ये टाइम भी तो है साथ में, है ना। तो ये आ गया हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? लीनियर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। देखो ये लीनियर वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये मिल जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन और ये हो गया आर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में क्या संबंध होता है? ए इज इक्वल टू एल्फा आर का। ये हो गया लीनियर एक्सीलरेशन, ये हो गया बेटे एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों में संबंध आ गया। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन तुम लेके चले थे, ये वाली इक्वेशन जो तुम लेके चले थे, टाउ बराबर एफ आर, तो तुमने एफ की जगह एम ए पुट कर लिया और आर की जगह तुमने ये पुट कर लिया, ठीक है। समझते चलो, बड़े आराम से अंत में एकदम पॉइंट पर पहुंच जाओगे। और यहाँ से बेटे देखो, टाउ बराबर जो तुम लिख रहे हो एम ए आर, तो क्या यहाँ पर इस एक्सीलरेशन की जगह ये नहीं पुट कर सकते हो? बिल्कुल पुट कर सकते हो। एम पुट कर सकते हो और ए की जगह पुट कर सकते हो एल्फा आर, तो ये एल्फा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? आप ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है, इससे हम रिजल्ट अभी डिफाइन कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता क्या है। तो चलो कम बैक करते हैं अगले पेज से। ध्यान से देखो, लीनियर डायनेमिक्स में इनर्शिया का रोल कौन प्ले कर रहा था? एम ए। लीनियर, मैंने कहा था ना, किसी भारी वस्तु को अपनी जगह से हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हल्की वस्तु को मूव कराने के लिए हल्के फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भारी वस्तु को घुमाने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो अभी आप लोगों ने सीखा, एम एल्फा जो है वो आर स्क्वायर होगा, ठीक है, यही तो होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर एल्फा। अब देखो बात सुनो बहुत ज़्यादा ध्यान से, इधर इधर रोल प्ले कौन कर रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन। कौन रोल, इन दोनों इक्वेशन को जरा कंपेयर तो करो। इधर रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इधर कौन रोल प्ले कर रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। इधर रोल कौन प्ले कर रहा है? फोर्स प्ले कर रहा है, क्योंकि बॉडी को हम सिर्फ लीनियरली चला रहे हैं। इधर फोर्स का कौन रोल प्ले कर रहा है घुमाने में? हम किसका यूज कर रहे हैं? टॉर्क का यूज कर रहे हैं। तो बात सुनो जरा ध्यान से भाई मेरे, ये जो है ये इनर्शिया है। किस केस में? लीनियर केस में ये सिर्फ इनर्शिया है। तो इसकी जगह कौन लेगा? कौन लेगा? ये एम आर स्क्वायर लेगा। तो इसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब वस्तु को चाहे आप सीधा ले चलिए या घुमाइए, एक्सेलरेशन के साथ वाली जो टर्म है वो रोल प्ले करेगी। यहाँ पर सिर्फ सीधा चल रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर इनर्शिया का रोल कौन प्ले कर रहा है? मास प्ले कर रहा है। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये टॉर्क की वजह से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, तो एक्सेलरेशन के साथ कौन रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा जो अपनी एक घूमने वाली टर्म है, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से कंपेयर कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख देते ना एम आर स्क्वायर, वो नहीं लिखना है हमें। सीधे एम आर स्क्वायर आया कहाँ से, इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ से हम इसको सोचा होगा किसी ने, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो गया। और इसको हम आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो बात सुनो ध्यान से, लीनियर डायनेमिक्स में सिर्फ और सिर्फ मास डिपेंड कर रहा है, लेकिन रोटेशनल डायनेमिक्स में
मास के साथ दूरी भी निर्भर कर रही है। दूरी भी बहुत ज़रूरी है लेना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, इसकी रेडियस छोटी सी है ना। ये कोई बड़ा पार्टिकल है, इसकी रेडियस बड़ी सी है। तो छोटे पार्टिकल का मास स्वाभाविक सी बात है छोटा होगा। जब छोटा होगा और दूरी भी छोटी होगी तो ये जल्दी घूम जाएगा। बड़ा पार्टिकल है तो उसका मास भी बड़ा होगा, उसकी दूरी तो और भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वस्तु ज़्यादा अपोज करेगी, वो कहेगी कि नहीं हम तो बड़े हैं, हमें तो ठीक है अलग से इज्जत देनी पड़ेगी तुमको। तो यहाँ पर इनर्शिया जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा होगा इनर्शिया, और इसको बोलेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक छोटा सा वीडियो था, इसको आप लोग देख लेना सही से, बड़े अच्छे से। ये हमारा लेक्चर 1 है, सीरियल वाइज देखते चलो सारे लेक्चर, आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।